प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के अंतर्गत आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम बता दें कि यह जो क्वेश्चन आज हम लोग लेकर आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से स्पेशल क्वेश्चन हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार करें ताकि आप लोगों के एग्जाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में मदद प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? तो इसमें दिया है ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी दिया है मरकरी, ऑप्शन सी दिया है ब्रोमीन और ऑप्शन डी दिया है एल्युमिनियम। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है एंटीमनी है, तो कह रहा है कि यह धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो यहाँ पर हम बता दें जो एंटीमनी होता है यह आपका उपधातु होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से समजाति श्रेणी है। समजाति श्रेणी का पहले पहचान क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो समजाति श्रेणी का मतलब होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के नेक्स्ट परमाणुओं के बीच CH2 का अंतर हो। तो पहला दिया है C2H4 CH4, बी में दिया है CH4 C2H6, सी में दिया है C2H6 CH3OH, डी में दिया C2H4 CH2। तो इसका ऑप्शन आपका जो होगा ऑप्शन बी होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर CH3COOH है जिसको एथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड करते हैं, उस पर एथेनॉल या एथिल अल्कोहल की क्रिया कराते हैं। किसके उपस्थिति में? सांद्र फ्यूरिक एसिड के। तो इसमें से OH और H लेकर एक अणु जल का बन गया। तो यहाँ बनेगा CH3COOC2H5। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही होगा। तो CH3COOC2H5 बनेगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब आइए हमारे प्यारे बच्चों देखते हैं लेड नाइट्रेट का रासायनिक। लेड नाइट्रेट में लेड होना चाहिए, नाइट्रेट होना चाहिए। लेड की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। तो इस प्रकार इसका सूत्र जो बन के आएगा PbNO3 का ट्वाइस। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों छठवां, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl2 + 2H2O + Y। आगे है बैलेंस में कि 2FeCl2 H2SO4 2HCl + Y। तो में Y क्या है? तो देखिए प्यारे बच्चों प्रोडक्ट में SO4 दिखाई दे रहा है, जबकि अभिकारक में कहीं SO4 नहीं दिखाई दे रहा है। और ऑक्सीजन की मात्रा देखें हम तो इस तरफ राइट साइड में 4 है और लेफ्ट साइड में 2 है। तो 2 ऑक्सीजन की भी कमी है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। तो इसका अभिक्रिया में सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण वह होता है जिसमें लवण में हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो ए में देखिए NaCl है तो ये नहीं हो सकता, Na2SO4 नहीं हो सकता, KCN भी नहीं हो सकता है, NaHSO4 होगा। सोडियम बाईसल्फेट इसको कहते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि शुद्ध जल का pH मान होता है
तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है प्यारे बच्चों? तो 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है। यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि जो मैट में मुख्य होता है, तो दिया FeS, बी दिया है Cu2S और सी दिया है Cu2S तथा FeS, डी दिया Cu2S तथा Fe2SO3। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसको याद कर लो प्यारे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो इनमें दिया है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ हम पर बता दें प्यारे बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है जो अम्लीय तथा क्षारीय, क्या? अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को दर्शाए वो होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है, यही एल्यूमिना कहते हैं, Al2O3, यह उभयधर्मी यौगिक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर है प्यारे बच्चा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो प्रोपेन में देखिए क्रियात्मक समूह एन आना चाहिए, जो एन है वो एल्केन में आता है। प्रोपेन है तो 3 कार्बन का है, तो जो भी कार्बन की संख्या है उसका दुगुना करने पर 2 और जोड़ दो हाइड्रोजन की संख्या होनी चाहिए। तो पहले संख्या 3 आनी है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। प्रोपेन का सूत्र होगा C3H8। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मेथेन का संरचना सूत्र क्या है? तो हम जानते हैं मेथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो ऑप्शन ए में 1 कार्बन है, ऑप्शन बी में 2 कार्बन है और ऑप्शन सी में 3 कार्बन है और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। मेथेन का संरचना सूत्र C ∪H होगा। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार पेपर में पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप लोग तैयार रखेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं प्यारे बच्चों। एल्केनों का जो सामान्य सूत्र होता है प्यारे बच्चों, तो हम बता दें प्यारे बच्चों, जो एल्केन होता है वह CnH2n+2 होता है। एल्कीन का CnH2n होता है। एल्काइन का CnH2n -2 होता है। तो आपको यहाँ एल्केनों का सामान्य सूत्र पूछा है, तो CnH2n+2 होना चाहिए। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। तो पहला है C2H4, C3H6। तो इसमें देखिए अगर अंतर देखें तो पहला तो समजातीय श्रेणी होगा, दूसरके में एल्कोहल और एल्डिहाइड है तो यह समजातीय नहीं होगा। तीसरके में है एसिटल मतलब कि मेथेनॉल और एथेनॉल है तो ये भी है, तो फर्स्ट और थर्ड तो है, और दूसरका ईथर है तो इसमें फर्स्ट और थर्ड होगा। तो फर्स्ट और थर्ड कहाँ आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर CH3COCl POCl3 और HCl है। तो यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है और ऑक्सीजन परमाणु 2 दिखाई दे रहा है। तो इसका अभिक्रिया कहाँ होना चाहिए? एसिटिक अम्ल पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिक्त स्थान जहाँ पर बना है यहाँ पर CH3COOH होगा। तो पहले आप समझे
कि CH3COCl बन जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से लेके POCl3 बनेगा, तो 2 क्लोरीन तो 4 क्लोरीन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन बचा HCl बना लेगा। इस प्रकार जो क्वेश्चन मार्क में लगाया हूँ यहाँ पर एस्टिक एसिड होगा, जिसको एथेनोइक एसिड कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O का संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो यह बता रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रहा है प्यारे बच्चों। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज बनता है, न कि क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड या तो क्लोरोमेथेन, ये नहीं बनता। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा। यह पूछ रहा है कि जो स्थान रिक्त है यहाँ पर हम कौन सा यौगिक रख सकते हैं। तो पहले देखिए एस्टिक एसिड है, यहाँ सोडियम एसिटेट बना है, यानी ये होना चाहिए। तो KOH नहीं रख सकते, यानी यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, जिसका मतलब सोडियम कार्बोनेट होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को केवल अंदाजा नहीं मारना है, दोनों तरफ तत्वों को देखो और पहचानो कि कौन कौन सा तत्व है कौन नहीं है, तो वो अपने आप आपको दिखाई दे देगा कि ऐसा होना चाहिए। अगर देखें तो प्रोडक्ट में सोडियम दिखाई दे रहा है, और इधर ऑप्शन में कहीं भी केवल बी में सोडियम दिखाई दे रहा है और कहीं सी नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि आप सीधे बिना पढ़े भी इस प्रश्न का जवाब जान सकते हो प्यारे बच्चों कि यह सोडियम होगा। टीचर बहुत लोग बताएंगे, लेकिन इन बातों का भी कैरी करना सीखो कि प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। तो पहले प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न को बारीकी से पढ़ो और उसका जवाब दो। बिना दिमाग लगाए आप उत्तर नहीं पाते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो रटना नहीं पड़ेगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 19, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में, यह अभिक्रिया है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। तो ये कह रहा है कि यह विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या अपघटन अभिक्रिया है, या संयोजन। अब विस्थापन अभिक्रिया का मतलब एक दूसरे को हटाए, यहाँ तो एक ही यौगिक हटाना नहीं है। द्विविस्थापन भी नहीं है, संयोजन नहीं है क्योंकि संयोग नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार यह अपघटन अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, नोट रखिए। अगला क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, क्लोरीन बिल्कुल नहीं। क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? लवण और जल। तो हम बता दें, जब अम्ल और क्षारक की क्रिया कराई जाती है तो इनकी क्रिया से परस्पर लवण और जल बनते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है प्यारे बच्चों? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर पूछ दे कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है तो आपको बताना पड़ेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगर पूछ दिया जाए इसमें प्रश्न कि क्या बनता है तो हम बताएंगे लवण और जल बनता है। अगर यही प्रश्न उल्टा घुमा के पूछ दे कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें लवण और जल बनते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया करती है, तो बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है। तो आपको बताना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक भाग ले रहे हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से एल्काइन, एल्काइन में आइन शब्द आता है, इसका मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो अब हमको ट्रिपल बॉन्ड ढूंढना है। आंख से खोल कर देखिए, क्या आप ऑप्शन ए में है? बिल्कुल नहीं है। क्या ऑप्शन सी में है? बिल्कुल नहीं है। क्या ऑप्शन डी में है? नहीं है। जिसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो इस प्रकार ट्रिपल बॉन्ड जो आया है, यहीं से पहचान में आ गया कि आप समझ सकते हो कि एल्काइन यौगिक कौन है।
आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब होता है जो एक अणु में दूसरे अणु को जोड़े। तो यह गुण सबसे अधिक जो पाया जाता है प्यारे बच्चों, कार्बन परमाणु में ही पाया जाता है। इसका मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये नहीं होगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही होता है। सबसे अधिक पूरे पीरियाडिक टेबल में अगर देख लें तो सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण जो पाया जाता है वह कार्बन परमाणु में। यही कारण है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अधिक कंपाउंड कार्बन युक्त यौगिकों का होता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि जो श्रृंखलन का गुण होता है वह किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों। तो श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक जो होता है कार्बन परमाणु में पाया जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। यहाँ पर प्रश्न है, धामन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। तो हम यहाँ बता दें कि धामन सोडा में जल के अणुओं की कुल संख्या 10 होती है, क्योंकि इसका सूत्र प्यारे बच्चों Na2CO3.10H2O होता है। तो इस प्रकार यह सूत्र यहाँ पर गया, तो यह ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है 24। शून्य पीएच वाला विलयन है। शून्य पीएच वाला विलयन होता है। तो इसमें दिया है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम बता दें कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा, न कि क्षारीय न कि उदासीन, उपयुक्त में से कोई नहीं का सवाल ही नहीं उठता। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। तो प्रश्न है यहाँ, धातु का कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं है। तो मरकरी, जिसको पारा कहते हैं, सिंबल Hg होता है, यह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होता है। मैग्नीशियम धातु है, ठोस होता है। कॉपर धातु है, ठोस है। एल्युमिनियम भी धातु है, ठोस है। तो यह नहीं होंगे, केवल क्वेश्चन मरकरी होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाइड्रोजन आयन में H+ जो दिया है की प्रकृति होती है। तो हम बता दें प्यारे बच्चों, जहाँ H+ होता है वह अम्लीय होता है। यहाँ कुछ नहीं देखना, तो क्षारीय नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। तो अम्लीय जो होगा H+ के कारण होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो देखिए, यश ब्लॉक और डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो धातु हैं, और पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों होते हैं। तो हम बता दें, कॉपर भी डी ब्लॉक का है, तो यह धातु है। आयरन भी डी ब्लॉक का धातु है। मरकरी भी डी ब्लॉक का धातु है। ब्रोमीन जो है पी ब्लॉक का है, यही अधातु है। क्या है? अधातु है। तो अधातु कौन है भाई? ब्रोमीन। आगे आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर क्या बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर पुनः जल से क्रिया करा लें तो जिप्सम को हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल से क्रिया कराएंगे तो प्यारे बच्चों जिप्सम बनेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जिप्सम भी नहीं होगा, चूना पत्थर भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन कैसा है प्यारे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर सकते हो। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न 29,
धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? तो हम बता दें, धातुएं सदैव ससंयोजक यौगिक बनाती हैं? बिल्कुल नहीं बनाती हैं। धातुएं कभी ससंयोजक यौगिक बनाते ही नहीं, धातुएं केवल आयनिक यौगिक बनाती हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए गलत है। इसमें पूछा है कौन? धातुएं धन आयन बनाती हैं, यह कथन सत्य है। धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं, ये भी सत्य है। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, यह भी सत्य है। तो इस प्रकार जो आपका उत्तर होगा प्यारे बच्चों, कि जो नहीं है तो वही है कि धातुएं ससंयोजक यौगिक नहीं बनाती हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। तो ध्यान रखना, धातुओं में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, तो यही पूछा है, नहीं है। धातुओं का कौन सा गुण नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा ए होगा। याद रखना चाहिए, क्योंकि नहीं पूछा है। तो धातुएं सदैव ससंयोजक यौगिक नहीं बनाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानें। अगला है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है एथेनॉल, एथेन, एथेनोइक अम्ल और प्रोपेन। देखिए यहाँ ईंधन भी है, औषधि है, तो यह आपका एथेनॉल होता है, क्योंकि यह ईंधन के रूप में हवाई जहाज में प्रयोग किया जाता है। औषधि के रूप में हल्का सा लेने से औषधि का कार्य करता है, और यह आपका वाइन के रूप में भी कार्य करता है। तो इनके 3 कार्य हुए, ईंधन, औषधि और वाइन। तो आप प्यारे बच्चे समझ सकते हो, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IMP है। ऐसे क्वेश्चन को आपको याद करना चाहिए। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों, प्रोपेनल का क्रियात्मक। देखिए जब अल आता है तो अल का मतलब एल्डिहाइड होता है। तो देखिए एल्डिहाइड है, यह कीटोनिक समूह है, यह एल्कोहलिक है, यह कार्बोक्सिलिक है। तो इसका जो उत्तर होगा एल्डिहाइड वाला, यही ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा ए होगा, ऑप्शन ए। प्रोपेनल में अल शब्द आता है, तो अल शब्द जो होगा ए अल हो गया। तो अल किस में आ रहा है भाई? एल्डिहाइड में आता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, कि कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्राप्त ऑक्साइड करने की क्रिया करते हैं, तो यह बता दें कि यह निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्तापन। इसके बाद भर्जन होता है, लास्ट में प्रगलन होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर ए होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एथेनॉल का सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस? तो एथेनॉल का पहले सूत्र लिख लो भाई, C2H5 पर OH पर जब हम क्रिया कराएंगे सोडियम का, तो जब सोडियम का क्रिया कराएंगे तो यहाँ से कौन सा, अगर सोडियम एथोक्साइड बने तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी प्यारे बच्चों? तो यहाँ से हम बता दें कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस प्रकार ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, तो जो तत्व होगा वो पोटेशियम होगा, क्योंकि K+2H2O से क्रिया करा दें, 2K ले लें तो यहाँ से बनेगा 2KOH प्लस निकलेगा हाइड्रोजन गैस। तो आप देख सकते हो कि यह क्रिया कौन करा लेगा? पोटेशियम ही करा पाएगा, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो इस प्रकार जब पोटेशियम पर जल की क्रिया कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जल गैस बनेगा। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में प्यारे बच्चों। आइए, उदासीन घोल का pH मान होता है। तो उदासीन घोल का मतलब होता है जल के समान, अर्थात जो न तो जो अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण समान रखता हो, इसलिए उसका pH मान 7 होना चाहिए। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गलत होंगे। तो उदासीन घोल का जो pH मान होता है प्यारे बच्चों 7 होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कीटोन है। देखो मेथेनॉल में आल आ रहा है, एथेनॉल में भी आल आ रहा है, प्रोपेनोन में ओन आ रहा है, प्रोपीन में ईन आ रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों कि कीटोन का जो नाम होगा वो प्रोपेनोन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें। निम्नलिखित अभिक्रिया, तो देखिए कॉपर सल्फेट पर जब आयरन की क्रिया करते हैं तो आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आयरन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो क्या ये संयोजन की अभिक्रिया होगी? बिल्कुल नहीं। क्या यह अपघटन की अभिक्रिया होगी? बिल्कुल नहीं। क्या यह उभय अपघटन है? बिल्कुल नहीं। यह अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में प्यारे बच्चों। हमारा क्वेश्चन 38 है। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर देखिए क्या कर रहा है। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ क्रिया करने पर बेरियम सल्फेट बना रहा है और क्या बना रहा है? अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के प्रकार को सही कहते हैं? विस्थापन की अभिक्रिया है, अवक्षेपण की अभिक्रिया है, यह संयोजन की अभिक्रिया है, द्विविस्थापन की अभिक्रिया है। तो यह हम बता दें कि इसको हम कहें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि यह द्विविस्थापन है। जब दोनों दो लवण हो और दोनों एक दूसरे को विस्थापित करते हैं तो ऐसे में हम इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन को केवल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं? देखिए भौतिक परिवर्तन नहीं है तो मतलब भौतिक परिवर्तन शब्द दिया गया है, एक नहीं है। तो जो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होता है यह रासायनिक परिवर्तन है, यही ऑप्शन होगा। जल में लवण का विलय होना, बर्फ के गलना, जल बनना, जल के कथन पर जलवाष्प बनना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? बिना बुझे चूने के साथ जल की क्रिया, अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके साथ साथ देखें क्या है। कपूर का ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन है, जल का वाष्पीकरण वो समान ताप पर होता है, ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें से ऊष्मा निकलती है तो जल के वाष्पीकरण में नहीं निकलता है। अम्ल का इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन सी सही है, मतलब पहला और चौथा ऑप्शन लेकर हो रहा है सही। कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो भाप बन के उड़ता है तो उसमें भी ऊष्मा निकलती है, पहला तो है ही है। इस प्रकार फर्स्ट और फोर्थ है तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, और ऑप्शन डी है हीलियम और नाइट्रोजन। तो इसका उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी सही है कि नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन जिस किसी में भी मिलता है उससे ताजगी आती ही है, साथ में नाइट्रोजन भी उसमें मददगार होता है क्योंकि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें अगर हम देखें तो कार्बन हाइड्रोजन के बाद में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही आते हैं। तो इस प्रकार ये उसको तरोताज़ा बनाए रखेंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब है अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्या होता है जब परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार विलयन के साथ मिलाया जाता है? तो विलयन का ताप बढ़ जाता है, विलयन का ताप घट जाता है, विलयन का ताप समाप्त हो जाता है, लवण का निर्माण होता है। तो देखिए जब अम्ल और क्षार का क्रिया कराया जाएगा तो लवण का निर्माण होगा। तो इसके लिए
लवण का तो निर्माण होगा ही अम्ल और क्षार की क्रिया से, तो ऑप्शन 4 होना ही चाहिए। ऑप्शन 4 देखिए पहले ए में भी नहीं है, थर्ड बी में भी नहीं है, सी भी नहीं है, फोर्थ में है। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि दो क्रियाएं होंगी, विलयन का ताप बढ़ेगा भी और साथ साथ लवण का निर्माण भी होगा। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एल्काइन आइन है प्यारे बच्चों, एल्काइन में आइन है। ऐसा ही मिलने वाला प्रथम सदस्य जो होगा एथाइन होगा। एथाइन में 2 कार्बन होगा। इसका सूत्र C2H2 होगा। सूत्र क्या होगा? C2H2 होगा। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। यह एल्काइन समूह का प्रथम सदस्य होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में प्यारे बच्चों। सिरका एक विलयन है। इसमें एल्कोहल का 50 से 60% एसिटिक अम्ल होता है। एल्कोहल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। जल में 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है और जल में जो है 50 से 60% होता है। तो ये इसका ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ बता दें एल्कोहल में 50 से 60% क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। तो सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, तो जल की उपस्थिति में, तो यह क्रिया प्रकाश के अनुपस्थिति में होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। तो आइए ऑप्शन इसमें जो बनता है, पहले 4 यौगिक बनते हैं। C3Cl बनेगा, CH2Cl2 बनेगा, CHCl3 बनेगा, CCl4 बनेगा। इसको क्लोरोमेथेन, इसको डाईक्लोरोमेथेन, इसको ट्राईक्लोरोमेथेन, इसको टेट्राक्लोरोमेथेन कहते हैं। ये IPC नेम होता है। इससे मेथिल क्लोराइड, इससे मेथिल डाईक्लोराइड, इसको क्लोरोफॉर्म, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहता है। तो इस प्रकार से इनके नाम होते हैं प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समजातीय श्रेणी से नहीं है? यह मेथेन है, C2H6 एथेन है, C3H8 प्रोपेन है। तो क्या नहीं है भाई? C4H नहीं है। तो कौन सा नहीं है? नहीं शब्द पूछा है, इसलिए C4H8 होगा, क्योंकि यह आपका एल्कीन है। क्या है प्यारे बच्चों? एल्कीन एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। तो इस प्रकार से यह डी वाला एल्कीन है और बकिया तीनों ABC एल्केन है। तो कौन नहीं है? तो समजाती नहीं है, तो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या है? नहीं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्यारे बच्चों, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है। यह उत्पाद होगा। सोडियम किससे क्रिया कर रहा है प्यारे बच्चों? एथेनॉल सोडियम के साथ। तो एक तो होगा सोडियम एथोनोएट तथा हाइड्रोजन कर रहा है, दूसरा सोडियम एथोनोएट ऑक्सीजन, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन, सोडियम एथॉक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन को 2 अणु अगर लिया जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और सोडियम उसके स्थान पर जुड़ जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो पेंटेन है का अणु सूत्र इसमें होते हैं। तो 5 सहसंयोजक बंध, 12 सहसंयोजक बंध, 16 सहसंयोजक बंध और दिया है 17 संयोजक बंध। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम बता दें, यह क्वेश्चन मोस्ट IMP है। क्या है? मोस्ट IMP है। तो IMP कह लें। इसको हम कैसे जानेंगे? तो पहले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जोड़ लो प्यारे बच्चों, 4 प्लस कार्बन परमाणुओं की संख्या को भी ऐड कर लो, अब -1 कर देना। आपका उत्तर जो आएगा वही सहसंयोजक आबंध की संख्या होगा प्यारे बच्चों। तो 12 5 17, 17 में ले 1 घटाओगे
यह आएगा 16। तब मेरा यह जो लॉजिक है प्यारे बच्चों अच्छे से याद रखो, इस प्रकार यह ऑप्शन सी होगा। तो आप देख सकते हो कि पेंटेन के अणु सूत्र में जो C5H12 है, इसमें जो सहसंयोजक आबंध की संख्या होगी कुल 16 होगी। इसको हमने कैसे प्राप्त किया, तो जितने हाइड्रोजन दिए हैं, अगर एल्केन है तो जितने हाइड्रोजन दिए हैं उनकी संख्या गिन लो, और जितने कार्बन दिए हैं उनकी संख्या भी जोड़ लो, और दोनों की जोड़ में से एक कम कर दो। वह आपको सहसंयोजक आबंध की सीधी संख्या को दर्शाता है, जिसमें आपको न तो संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा और न ही कुछ करना पड़ेगा। केवल और केवल ये देखना होगा कि यह एल्केन है तो यह सूत्र लागू होगा। एल्केन के लिए अलग से मैं कभी बता दूंगा, लेकिन एल्केन के लिए यह फॉर्मेट, यह सूत्र एकदम लॉजिकल होगा कि सब जितने अंक दिखाई दे रहे हैं उन अंकों को जोड़ो, और जोड़ आने पर एक घटाओ और आपका उत्तर तैयार है। ऑप्शन में जाओ, जो ऑप्शन मैच कर जाए उस पर ट्रिक लगाओ, आगे की ओर बढ़ जाओ। इससे आनंदित क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जो यौगिक है CH3 CH2 CHO का नाम होगा, तो पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या काउंटिंग कर लो। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं। अब प्रोप में प्रोपेन होगा, ई हटा के ए लगा दोगे, प्रोपेनल होगा। तो देखो प्रोपेनल कहाँ दिखाई दे रहा है, यह ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। तो इसका सूत्र जो होगा प्रोपेनल का फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। देखिए प्रोपेन, प्रोपेन है तो यह संतृप्त है, प्रोपीन असंतृप्त है, प्रोपाइन असंतृप्त है, क्लोरोप्रोपेन संतृप्त है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन 2 और 3 कहाँ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, तो डी में दिखाई दे रहा है। तो इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित यौगिकों में किसमें OH क्रियात्मक समूह है। देखिए यह कीटोन है तो ओन आया है, पहले में ओन आया है, दूसरके में आल आया है, और ब्यूटेनोइक में COOH आया है, ब्यूटेनल में CHO आया है। आपको OH चाहिए तो वह ब्यूटेनॉल में है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बकमिनिस्टर कुल्फ्यूरिन एक अपर रूप है। यहाँ दिया है फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का और टिन का। तो इस उत्तर को प्यारे बच्चों पहले आप लोग खुद ढूंढिएगा कि इसका कौन सा उत्तर होगा, क्योंकि यह उत्तर आपके लिए है कि आप लोग खुद खोजें और देखने का प्रयास करें किस में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो टिन तो हो नहीं सकता, जब भी ये है तो पी ब्लॉक के तत्वों से होगा, हिंट इतना हम दे देंगे। तो पी ब्लॉक में देखिए कार्बन भी है, फास्फोरस भी है, सल्फर है, लेकिन टी जो है यह डी ब्लॉक का है, यह डी ब्लॉक का है, बकिया सब पी ब्लॉक के हैं। तो पी ब्लॉक का तत्व होगा, इस प्रकार डी तो होगा नहीं। अब ए बी सी में है तो आपको इस उत्तर को खुद ढूंढना है। आइए आप ढूंढते रहिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी होना चाहिए ताकि आप लोग भी अपना दिमाग खपाएं, ज्ञान को बढ़ाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 53 है, अमोनिया के एक अणु में होते हैं केवल एकल बंध, केवल द्विक बंध, केवल त्रिक बंध। तो इसमें देखिए अमोनिया का अगर सूत्र ध्यान से देखो प्यारे बच्चों तो कैसे होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन बीच में, एक हाइड्रोजन किनारे पर, सब एकल बंध दिखाई दे रहे हैं। इस पर एक लोन पेयर होता है। इस प्रकार आप कहेंगे कि अमोनिया में एकल बंध होता है। यहाँ कहीं द्विबंध या त्रिक बंध नहीं दिखाई दे रहे हैं, 2 द्विक बंध और एक एकल बंध ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अधातुई विद्युत के चालक
नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो इसमें ग्रेफाइट सबसे अच्छा चालक माना जाता है प्यारे बच्चों। हीरा नहीं होगा, सल्फर नहीं होगा, फुलेरिन नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धातु में सबसे अच्छा चालक वही आपका ग्रेफाइट होता है प्यारे बच्चों, इसको नोट करके रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा? वह एल्युमिनियम होगा प्यारे बच्चों। इसका उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 होता है। इस प्रश्न को याद कर लो। इस प्रकार ऑप्शन सी होगा। सोडियम, कैल्शियम और कॉपर जो हैं हमेशा क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो केवल एल्युमिनियम ही एक धातु है जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि वह डी ब्लॉक का धातु है। आइए देखते हैं। 3 तत्व एक्स, वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हैं। एक्स का दिया है 28, वाई का दिया है 28 और 287 और जेड का दिया है 282। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्स एक धातु है। तो भाई ये कथन कैसे सही हो सकता है? इसका अष्टक पूरा है। वाई एक धातु है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अष्टक में देखें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह धातु न होकर क्या होगा? अधातु होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? अधातु। तो ये भी नहीं होगा। और जेड वाले में दिया है तो 282, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कौन सा कथन सही है? तो जेड एक अधातु है। जेड को क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक अधातु है, तो यह भी कथन गलत है। जेड एक धातु है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण है। अब आते हैं हम ऑप्शन डी में। तो डी कह रहा है कि वाई जो है वह अधातु है, जेड धातु है। इस प्रकार देखो प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी सही होगा। इस प्रकार ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। सी चूंकि धातु है उसको अधातु कर दिया। वाई जो ऑप्शन बी है वो अधातु है, उसको धातु कह दिया। ऑप्शन जो ए है वह एक्स को धातु कह रहा है, जबकि वो भी अधातु है, वह एक निष्क्रिय गैस है। तो इस प्रकार आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बहुत कुछ बताता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम तत्व के बारे में जानते हैं, उसके आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं, उसकी वर्ग संख्या के बारे में जानते हैं, उसके ब्लॉक के बारे में जानते हैं। हम कभी ऐसा क्वेश्चन लेकर आएंगे प्यारे बच्चों कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से उसके सभी गुणों के बारे में बता सकते हैं। कम से कम 15 से 16 गुण ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है इस पर ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक केवल अवयव के रूप में होता है? तो वह है स्टेनलेस स्टील, बिल्कुल नहीं। सोल्डरिंग में, बिल्कुल नहीं। जिंक एमलगम, तो यही होगा प्यारे बच्चों। तो जिंक एमलगम में होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब कह रहा है एक तत्व ए मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। वह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता। यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है। तो निम्नलिखित में धातु होगा प्यारे बच्चों, वह एस ब्लॉक का सोडियम और पोटेशियम होता है। क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम। तो प्यारे बच्चों मैग्नीशियम है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में सोडियम है, ऑप्शन सी में फास्फोरस है, ऑप्शन सी में कैल्शियम है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में सोडियम उपलब्ध है, पोटेशियम नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। क्या सही है? ऑप्शन बी सही है प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। एक विद्युत अपघटनी सेल बनाता है धन आवेशित कैथोड, ऋण आवेशित एनोड से, धन आवेशित एनोड से। तो सेल बनता है
तो कह रहा है एक विद्युत अपघटनीय सेल बनता है धन आवेशित कैथोड से, ऋण आवेशित एनोड से। तो विद्युत अपघटन में देखिए दोनों होते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग थोड़ा सोचिए प्यारे बच्चों कि जब भी विद्युत अपघटनीय सेल होता है तो इस पर दो होते हैं, एनोड होता है, दूसरा का कैथोड होता है। तो एनोड का मतलब होता है धन आयन, तो धन एनोड पर निगेटिव पार्ट जाते हैं और कैथोड पर पॉजिटिव पार्ट जाते हैं। तो इस प्रकार आप इस ऑप्शन को खुद ढूंढें और इतना हिंट हमने दे दिया, तो जो ऑप्शन होगा आप इसको भी करें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें कह रहा है कि बेंजीन का संरचना सूत्र होता है। तो बेंजीन में प्यारे बच्चों 6 कार्बन होते हैं, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में देखिए हर परमाणु पर आपका एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और एकांतर क्रम में नहीं। देखिए परमाणु के 3 3 6 दिया है, लेकिन एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो नहीं होगा। आइए इसमें देखते हैं ऑप्शन बी में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। आइए ऑप्शन सी में देखें तो दिखाई दे रहा है एक एक परमाणु है, ऑप्शन फोर्थ भी नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन थर्ड सही होगा। तो ऑप्शन थर्ड सही है, तो थर्ड आपका सी में है, तो उत्तर आपका सी होगा प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 61। पृथ्वी की भूपटल पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी के भूपटल में पाए जाने अयस्क को पाए जाने वाले तत्वों के यौगिकों को कहते हैं। देखिए वो तो खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं प्यारे बच्चों। तो खनिज होता है और खनिज और अयस्क में अंतर होता है। तो अयस्क वह होता है जिससे धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, लेकिन भूपटल पर पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो हमेशा खनिज कहलाते हैं। आइए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एस्टिक अम्ल का IUPAC नियम होगा। तो एस्टिक एसिड का पहले सूत्र जानो प्यारे बच्चों। यह CH3COOH होगा। इसको कहते हैं एथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड। तो आइए देखिए ऑप्शन ए में एथेनोइक दिया है, ऑप्शन बी मेथेनोइक दिया है, प्रोपेनोन दिया, कीटोन होगा। इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं, ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है शुद्ध आयु है। तो शुद्ध आयु एक समांगी मिश्रण होता है, यौगिकों का मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। शुद्ध आयु जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है, वायु का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एल्कीन, एल्कीन में इन आया है प्यारे बच्चों। तो इसका सूत्र होता है CN/2N। कार्बन के परमाणु की संख्या का दूना होना चाहिए। तो ए में 3 दूनी 6, 2 दूनी नहीं हो गया, 3 दूनी नहीं हुआ, 4 दूनी नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए सही होगा। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो आप देख सकते हो एल्कीन क्या है? C3H6 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं, में एकल बंध होते हैं, चतुष्फलक होते हैं, इनमें कोई। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें द्विबंध होते हैं या त्रिक बंध होते हैं। यहाँ त्रिक बंध की कोई चर्चा नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो द्विबंध की चर्चा की गई है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए पदार्थों से करिए। तो हम बता दें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उससे किसका निर्माण होता है प्यारे बच्चों? मूर्ति का। किसका होता है? मूर्ति का। तो फर्स्ट का ऑप्शन जो जाएगा वह मूर्ति से जाएगा। कास्टिक सोडा में जो होता है, कास्टिक सोडा से साबुन का निर्माण होता है, तो वह ऑप्शन
फर्स्ट में जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है प्रति अम्ल होता है और ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगर मिलाएंगे पूरा तो ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानिए। ऐसे मैचिंग क्वेश्चन जरूर आते हैं प्यारे बच्चों, हमको जानना चाहिए। 25 सेल्सियस ताप पर जल का आयनिक गुणनफल होता है, तो 25 डिग्री पर जल का आयनिक गुणनफल जो होता है प्यारे बच्चों 10⁻⁴ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के लिए सत्य है? कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। खट्टे लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। खट्टे नीले लिटमस पेपर को लाल कर। तो कड़वे होते हैं, कड़वा तो बिल्कुल जहाँ जहाँ नहीं होगा। कड़वा सावर आपका बेस का होता है। अब खट्टा में बी और सी में है, तो बी में खट्टा तो होता है, सही है, लेकिन लाल को नीला करना या क्षारी होता है, नीले को लाल करना सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। तो 68 का क्वेश्चन जो होगा सी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच में कौन सा आबंध पाया जाता है? तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वहाँ पर सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, आयनिक आबंध नहीं पाया जाता। कहीं कहीं उपसंयोजक आबंध भी मिल जाते हैं, धात्विक बंधन बिल्कुल नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। आर्गन परमाणु के, आर्गन का मतलब 18 होता है भाई, तो 2, 8 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो कह रहा है बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑप्शन बी सही होगा। तो उसके बाहरी कक्षा में केवल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो सिनेबार जो है यह मरकरी या पारे का अयस्क होता है प्यारे बच्चों। सिनेबार जैसे ही आपको दिखाई दे मोस्ट आईएमपी है, यह क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और पारे में पाया जाता है। तो इसे जस्ता नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा और कैल्शियम नहीं होगा। सिनेबार जो अयस्क होता है पारे का होता है, अर्थात पारे का निष्कर्षण जो है सिनेबार से करते हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। तो आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर लिखें। साथ में आपको जो काम करना है प्यारे बच्चों, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना या शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें जो कि हमें हौसला बढ़ाए। प्यारे बच्चों आजकल देख रहा हूँ कि आप लोगों के न तो शेयर आ रहे हैं न कमेंट आ रहे हैं, न लाइक मिल रहा है। ऐसे में आप लोग मनोबल गिराने का काम न करें। आप लोगों के लाइक करने में पैसे नहीं लगते हैं प्यारे बच्चों। जो टीचर आपके लिए मेहनत करके क्वेश्चन सेट करके ला रहा है वह कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा उपयोगी है, तो उसके मेहनत का फल आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही होता है। अगर आप अपने कर्म से वंचित होते हैं तो यह मान के चलिए कि जब परीक्षा में जाएंगे यही आपका अकर्म आपको भी गर्त में डुबो देगा। जो जस करहिं सो तस फल चाखा, का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो प्यारे बच्चों आप लोग हमेशा सत्कर्म का साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।